हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमारी प्रीवियस एक्सप्लेन करी गई स्टोरी का पार्ट 2 है, जिसके शुरुआत में हमने देखा था कि कुछ लोगों को समुद्र के बीच एक नाव मिलती है जिसमें 2 लोग तो मारे गए लेकिन उनका एक बच्चा बच गया। पर हमने आपसे एक सवाल किया था कि वो लोग कौन थे और वहाँ आखिर पहुँचे कैसे, उन्होंने इतने दिन सर्वाइव कैसे किया। वही जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिसके किनारे पर 2 बच्चे खड़े हुए हैं। इनके नाम है माइक और क्लारा। तभी वहाँ पर रिचर्ड नाम का कैप्टन आकर उन्हें नीचे उतरने को कहता है, क्योंकि ऐसे उनकी जान भी जा सकती। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि ये शिप असल में सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। जो ये दोनों बच्चे हैं वो अनाथ है, लेकिन इन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो अपने मॉम डैड से कब मिलेंगे, तो रिचर्ड बताता है कि जब उनकी ज़िंदगी की प्राप्ति हो जाएगी तब। इस बात को सुनकर उन्हें लगता है कि चलो कभी ना कभी तो मिल ही लेंगे, इसीलिए दोनों ही खुश हो जाते हैं। और कुछ देर बाद हम माइक को पैडी के रूम में देखते हैं, जहां वो उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज़ को देखने लगता है कि तभी वहां पर पैडी आ जाता है और माइक को बहुत मारता है, जिसे क्लारा उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है कि तभी वहां से आवाज़ आती है कि आग लग गई है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या करें। इसी बीच पैडी एक लाइफ बोट में दोनों बच्चों को लेकर कूद जाता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए कैप्टन ने कहा था, क्योंकि ये बच्चे उसके बहुत खास हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई भी नहीं बचा, पूरा शिप डूब गया है और जो पानी में कूद गए थे उन्हें शार्क खा गई है। इधर ये तीनों वहां से बहकर बहुत दूर आ गए, इसीलिए इन्हें भी कुछ अता पता नहीं है। 2 दिन ऐसे ही समुंदर के बीच ही बीत जाते हैं। जो कुछ भी ये लोग खाने के लिए लाए हुए थे सब कुछ खत्म हो गया था। तभी पैडी को दूर एक आइलैंड दिखाई देता है जो शायद उन्हें कुछ दिन जिंदा रखेगा, इसीलिए ये लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले तो ये लोग कुछ खाते हैं, जिसके बाद थोड़ा आराम करते हैं। इसी बीच इन दोनों बच्चों पर ध्यान रखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये अभी छोटे हैं और इन्हें सही गलत के बीच का फर्क पता नहीं। वो उन्हें यहाँ पर रहने के तरीके सिखाना शुरू कर देता है कि कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, वो चीज़ें अच्छी है या फिर जहरीली है। कभी कभी क्लारा किसी गलत चीज़ को खाने लगती है तो वो उसे रोकता है, उन्हें तैरना भी सिखाता है। अब यहाँ खाने की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये लोग सी फूड से अपना गुजारा कर लिया करते हैं। लेकिन देखते ही देखते इन्हें यहाँ पर कुछ महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आई थी, और इसीलिए पैडी ठान लेता है कि वो ऐसे इन्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो उनका और अच्छे से ख्याल रखने लगता है। इसी दौरान एक शाम जब वो आइलैंड के दूसरी ओर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिसके आगे कुछ मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं जो देखने पर इंसान के लग रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा था, ये उसकी बैक स्टोरी हमें बता रही है, जिस हिसाब से जिन लोगों को उस दिन पैडी ने देखा था जब वो जंगल की ओर भाग आए थे लिली से लड़कर, तो यही लोग होंगे जो इंसानों की बलि देते थे और अपने रिचुअल के मुताबिक हर तीसरे महीने में ड्रम भी प्ले करते थे, जो कि आपको पता ही होगा। तो आज पहली बार उन चीज़ों को देखकर पैडी बहुत हैरान हो जाता है और फौरन दोनों के पास आकर उन्हें कसम खाने को कहता है कि वो उस ओर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इंसानों की बलि दी जाती है। पर क्लारा कहती है कि शायद वो किसी जानवर का मीट होगा, शायद वो किसी गॉड को प्रे करते होंगे, मैंने ऐसा मूवीज़ में देखा है। लेकिन पैडी उन्हें प्रॉमिस लेता है कि वो कभी भी उस ओर नहीं जाएंगे, वरना बहुत बुरा होगा। अब दोनों बच्चे मान जाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों सुबह सोकर उठते हैं तो इन्हें कहीं पर पैडी दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये उसे ढूंढने के लिए अपनी बोट लेते हैं और सबसे पास वाले आइलैंड पर जाते हैं, जहां इन्हें पैडी गिरा हुआ मिलता है। जब माइक उसे सीधा करता है तो इन्हें पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, ज़्यादा शराब पीने की वजह से। दरअसल इस आइलैंड पर एक पौधा है जिसको चूसने से उसके अंदर रम जैसा टेस्ट का पानी निकलता है, जिसके ओवरडोज पैडी ने कर लिया और उसकी मौत हो गई। अब दोनों ही बच्चे वापस अपने आइलैंड पर आ जाते हैं, लेकिन अब इन्हें बहुत अकेला फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक ऐसे अकेले कभी खुद को नहीं पाया। एक बारी तो क्लारा रोने भी लगती है, तब माइक उसे चुप कराता है और फिर अगले दिन वो उस काम को करना शुरू कर देता है जो कि पैडी ने उन्हें सिखाया था, यानी कि खाना इकट्ठा करना, पानी जमा करना, घर को सही तरीके से बनाना, ताकि वो कहीं से भी खुला ना रहे। वहीं उस झोपड़ी के बाहर हर रात आग जलाना और खाने को यहाँ खाने को पकाने का काम क्लारा करती है। धीरे धीरे समय के साथ अब ये बड़े होने लगे हैं, लेकिन ये अभी भी इंसानी चीज़ों से वाकिफ नहीं है, जैसे कि हार्मोन इफेक्ट, और कई बार क्लारा उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि ऐसा कैसे हो रहा है।
ये बात माइक को भी पता थी, इसीलिए वो उसे पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देखती है, लेकिन क्लारा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो चुप हो जाती है। एक दिन ऐसे ही जब वो नहा रही होती है तो उसको महसूस होता है कि कहीं से खून आ रहा है। जब वो चेक करती है तो वो खून उसके अंदर से ही आ रहा था, इसीलिए वो बहुत डर जाती है और फौरन माइक को आवाज़ लगाती है, जो उसको ऐसी हालत में देखकर बहुत डरता है और फौरन बाहर आने को कहता है। दरअसल क्लारा को पहला पीरियड्स आया था, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसके पास सारा जैसी माँ नहीं थी जिसे लिली को सब कुछ समझाया हुआ था। जब दोनों साथ में बैठे होते हैं तो माइक पूछता है कि क्या उसे कहीं चोट लगी है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा है, पर क्लारा को जवाब नहीं देती, इसीलिए वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो उसे ऐसे चुप चुप देखता है तो उससे शिकायत करता है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब वो चीज़ों को छुपाने लगी है, इसीलिए वो कुछ दिन उसे बात नहीं करता। लेकिन इसी दौरान उसके अंदर फीलिंग आना शुरू हो जाती है। वो उसे बार बार देखता रहता है, जिस वजह से दोनों में फिर से बातें होना शुरू हो जाती है। एक सुबह माइक के उठने से पहले क्लारा पहली बार आइलैंड के दूसरी ओर जाती है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है, जो किसी देवता का था, जो किसी ईश्वर का हो सकता है, जिसके साइड में उसे खून बहता हुआ दिखाई देता है, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों के ईश्वर का हो सकता है। जिसके साइड में उसे खून बहता हुआ दिखाई देता है, उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन भागकर माइक के पास आती है। उसे सब कुछ बता देती है जो कुछ उसने वहां पर देखा था, लेकिन माइक उसे बहुत सुनाता है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो जगह सही नहीं है। हमें पैडी ने भी मना किया था, जिसके लिए क्लारा माफी मांगती है। अब समय ऐसे ही बीतता रहता है। क्लारा को अब आइलैंड पर मजा आने लगा था, क्योंकि उसे यहाँ पर सुकून मिल रहा था, लेकिन माइक को यहाँ से जाना है, जिसके लिए ऐसी एक रात तेज बारिश होती है। तभी क्लारा को एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि माइक उसे छोड़कर जा रहा है, यानी कि वो मर रहा है, जिससे कि उसकी आंख खुल जाती है और वो फौरन माइक को बुलाकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो वो वादा करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, जिसके बाद वो दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद क्लारा दूर जाकर बैठ जाती है, माइक को करीब ना आने को कहती है, पर देर रात माइक फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करता है और फिर क्लारा उसे भगा देती है, जिससे कि अगली सुबह वो उसे बिना बात करे ही बाहर चला जाता है। जब कुछ देर बाद क्लारा बाहर जाती है तो देखती है कि वो वहां पर अकेला बैठा हुआ है, पर तभी उसे शिप दिखाई देता है, इसीलिए वो फौरन पेड़ पर चढ़ जाता है और क्लारा से कहता है कि वो जाकर उन लकड़ियों में आग लगाए। लेकिन वो बैठी रहती है और उसकी कोई भी बात नहीं मानती, जिससे वो शिप वहां से चला जाता है और ये मौका भी इनके हाथों से छूट गया। असल में क्लारा चाहती ही नहीं कि वो दोनों यहाँ से कहीं और जाएं, पर माइक इस बात से उस पर बहुत नाराज होता है और उल्टा सीधा भी कह देता है, जिसके बाद वो खुद ही राफ्ट बनाकर तैयार करता है और क्लारा को अकेले छोड़कर वहां से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, उसकी राफ्ट समुद्र में जाते ही डूब जाती है। समुद्री लहरें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और उसकी ये राफ्ट बहुत ही कमज़ोर। इस चीज़ को देखकर क्लारा उस पर बहुत हंसती है और उसका मजाक भी बनाती है, जिसके बदले में माइक भी उसका मजाक बना उसकी बॉडी शेमिंग करता है, जो चीज़ क्लारा को पसंद नहीं आती, और इसीलिए वो उस पर एक नारियल फेंकती है, जिससे वो गिर जाता है। उसे समझ आता है कि उसने गलत कर दिया। अब वो उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन माइक उसे जोरदार थप्पड़ जड़कर वहां से एक झोपड़ी की ओर आ जाता है। उसका जितना भी सामान था सब निकाल कर वो बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसका कहना था कि ये घर उसका है, उसने इसे बनाया है और इसीलिए अब वो यहाँ पर रहेगा। ये बात क्लारा को बहुत बुरी लगती है कि उसके पास तो कोई घर भी नहीं है। वो ऐसे ही एक गुफा में रहना शुरू कर देती है। उसे ना तो मछली पकड़ने आती है, इसीलिए कई दिन उसे भूखा ही सोना पड़ता है। पर एक दिन वो उसी मूर्ति के पास जाती है और उसके सामने कुछ फूल रखकर उसे लगता है कि ये गॉड है और ये उनकी सारी मुरादें पूरी कर देंगे। वापस आते टाइम क्लारा एक जहरीली मछली के ऊपर अपना पैर रख देती है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। वो कई दिनों तक अपनी केव से बाहर नहीं आती और इस चीज़ को जब माइक देखता है तो वो उसके पास जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी तो तबीयत खराब है, वो पूरे पसीने में भीगी हुई है। तब क्लारा उसे कहती है कि वो उसे गॉड के पास लेकर जाए, तो माइक उसे उसी मूर्ति के पास लेकर जाता है। उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और कहता है कि उसके पास क्लारा के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए प्लीज़ इसे मुझे मत छीनो। धीरे धीरे वो उसका और ख्याल रखना शुरू कर देता है और उसके लिए खाना लाता है, पानी लाता है, और एक दिन फिर क्लारा पहले जैसे ठीक हो जाती है, जिसके बाद फिर से दोनों करीब हो जाते हैं और कई दिन बाद वो पहली बार इंटीमेट होते हैं और फिर लगातार कई दिन ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन क्लारा के मन में कुछ अजीब सा होने लगता है। वो अकेले बैठी रहती है कि तभी माइक उसके पास आता है,
लेकिन वो उसे रोक देती है। तो वो उसे पूछता है कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ। तब क्लारा उसका हाथ अपने पेट पर रखती है, जिस चीज़ को महसूस करके वो हैरान था कि आखिर वो अपने पेट को ऐसे हिला कैसे पा रही है। पर यह बात क्लारा को भी नहीं पता कि वो माँ बनने वाली है। उसे ऐसा कुछ भी कभी किसी ने बताया ही नहीं है, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। दोनों इस बात से अनजान, उन्हें लग रहा है शायद ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों फिर से अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन माइक को किसी ड्रम की आवाज़ आती है। जब वो उस ओर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग एक इंसान की बलि चढ़ा रहे हैं उसी मूर्ति के सामने, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने घर की ओर आता है। लेकिन तभी बीच में उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी हुई क्लारा पर पड़ती है, जो कि दर्द के मारे चिल्ला रही थी क्योंकि वो अभी इस समय बहुत लेबर पेन में है। पर उन्हें कुछ भी नहीं पता कि करना क्या था। अगली सुबह क्लारा ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा है पैडी, जिसको हमने पहले पार्ट में देखा था। उन्होंने पैडी का नाम उसी कुक को सोच कर रखा क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। अब बच्चे हो जाने के बाद वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। अब तो माइक का भी यही मन लगने लगा था, उसका भी मन नहीं है यहाँ से जाने का। एक दिन जब वो एक दूसरे आइलैंड पर केले लेने के लिए जाता है तो वहाँ उसे पैडी का कंकाल मिलता है, जिसे वो बहुत ही गौर से देखता है। और तब उसे समझ आता है कि इंसान की बॉडी के अंदर क्या क्या होता है और इसके मर जाने के बाद क्या हाल होता है। इसके बाद वो कुछ खाने के सामान लेकर वापस आ गया। कहानी ऐसी आगे बढ़ती रहती है और हम एक दिन इन तीनों को बीच किनारे खेलते हुए देख कि तभी इन्हें दूर से आता हुआ एक शिप दिखाई देता है, जिसके अंदर बैठा हुआ कैप्टन इन्हें भी देख लेता है। दरअसल वो कैप्टन कारोबारी जहाज था। दरअसल वो एक कारोबारी जहाज होता है जो कि थोड़े दिन ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो इन्हें कीचड़ में लिपटा हुआ देखता है तो उन्हें लगता है कि ये वहाँ जंगली आदिवासी है जो इंसानों को मार कर खा जाते हैं। इसीलिए वो अपना जहाज फौरन मोड़ लेता है, जिससे कि ये भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। अब एक दिन क्लारा बोलती है कि वो भी उसके साथ उस आइलैंड पर केले लेने के लिए जाएगी। साथ में वो पैडी को भी लेकर जाते हैं। अब पूरा परिवार बहुत खुश था। वहाँ पहुँचने पर वो क्लारा से कहता है कि हम यहीं पर रुको, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर से होकर आता हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि पैडी वही बेयर्स तोड़ लेती है जिसको खाने के लिए उस ओल्ड पैडी ने मना किया था। वो उसको खाता नहीं है बल्कि बोट पर रख देता है। इसी बीच वहाँ क्लारा आ जाती है और उसको लेकर बोट पर बैठ जाती है। लेकिन कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से उसकी बोट किनारे से दूर आ जाती है। और पैडी ने भी एक पल्ले को गिरा दिया था, जिसे लेने के लिए जब वो दूसरे पल्ले का इस्तेमाल करती है तो वो भी पानी में गिर जाता है। यानी कि अब वो मुसीबत में है। लेकिन तभी माइक केले लेकर आता है और उन्हें देख लेता है और वो फौरन पानी में कूदता है, उनकी ओर तैरना शुरू करता है। लेकिन इतनी परेशानी कम नहीं थी कि उसकी ओर एक बड़ी शार्क आना शुरू हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन सही मौके पर क्लारा शार्क पर उस पल्ले से वार कर, जिससे वो अपनी स्पीड कम कर लेती है और इसी का फ़ायदा उठाकर माइक बोट पर चढ़ जाता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो अब अपने आइलैंड से बहुत दूर आ चुके हैं, अब दोनों पल्ले भी पानी में डूब गए हैं, तो उनकी आंख से ऐसा लगने लगता है कि वो अब क्या करेंगे। अब ऐसे कब तक पानी में भटकते रहेंगे। उनके पास ना तो कुछ खाने को है और ना ही पीने को। ऊपर से पैडी अभी बहुत छोटा है, उसे हर थोड़ी देर पर कुछ खाने को चाहिए। अब इन लोगों को समुद्र में बहते हुए एक दिन बीत चुका था। इसी बीच हम पैडी को देखते हैं जो उसी बेरीज को मुंह में डालता है, लेकिन टेस्ट सही ना होने की वजह से वो उसे बाहर फेंक देता है। पर जब ये चीज़ माइक देखता है तो उसे लगता है कि उसने उन बेरीज को खा लिया, यानी कि वो कुछ ही देर में मरने वाला है। ये जानकर दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों ही कुछ देर बाद डिसाइड करते हैं कि वो अभी अपने बच्चे के साथ ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए दोनों उन बेरीज को खाकर खुद की जान ले लेते हैं और मारे जाते हैं, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। लेकिन अभी पैडी जिंदा है क्योंकि उसकी किस्मत में कुछ और लिखा है। इसी दौरान वहाँ से वो शिप गुजरती है जिसमें वो विधवा औरत सारा थी। उनके लोग इस बोट को देख लेते हैं और फौरन अपने लोगों को वहाँ भेजते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बच्चे को छोड़कर दोनों मारे गए। इसी बीच पैडी तेज तेज रोने लग, और अब इसके आगे क्या हुआ वो आपने पार्ट 1 में देख लिया होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी कुछ हुआ आपको उसी पार्ट में देखने को मिलेगा। होपफुली कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।